तो कल हम लोगों ने मॉडल ड्रा किया था। बाकी स्मार्ट पीएलएस का मुझे खुद जब इसका वर्कशॉप होता है बहुत आसानी होती है कि इसमें आप जो भी एनालिसिस करते हो बहुत इजी है। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसके स्लाइड खोल दूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट मॉडल से। बेसिक जो इसकी मेजरमेंट मॉडल और फिर स्ट्रक्चर मॉडल की तरफ जाएंगे और फिर एडवांस कुछ टेस्ट मेडिएशन मॉडरेशन जो है उसकी तरफ जाएंगे। बाकी पीएलएस प्रेडिक्ट वगैरह जो होगा। जिस तरह कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट हम मेजरमेंट मॉडल इसका चेक करते हैं और सेकंड हम जो है स्ट्रक्चर मॉडल इसके चेक करते हैं। मेजरमेंट मॉडल में ये जो हम लोगों ने कहा था कि 2 टेस्ट रिलायबिलिटी के लिए होते हैं और 2 टेस्ट वैलिडिटी के लिए होते हैं। बाकी वैसे तो आपको बहुत से बुक में पेपर मिलेंगे और बुक भी जो मैंने शेयर किया उसमें तो कंप्लीट डिटेल है कि किस तरह स्मार्ट पीएलएस या पीएलएसएम यूज़ करना है और रिज़ल्ट किस तरह रिपोर्ट करना है। बाकी ये पेपर मैं खुद कंसीडर करता हूँ लोगों के साथ शेयर करते हुए, क्योंकि या तो इनकी जो बुक मैंने शेयर की वो ज़बरदस्त डिटेल में 2021-22 का जो बुक है, और ये जो एयर जो है वो एटाल इसका जो है बुक है स्मार्ट पीएलएस 3 और 4 का जो बुक है ये इसी बंदे ने लिखा है। बाकी ये मार्को जो है ये स्मार्ट पीएलएस की जो भी कोर्स इंस्ट्रक्टर है, मतलब स्मार्ट पीएलएस की आप अगर कोर्स वो लेना चाहें स्मार्ट पीएलएस की जो वेबसाइट इन लोगों, तो ये बंदा और इसके साथ जो है क्रिश्चियन रिंगल ये को फाउंडर भी है स्मार्ट पीएलएस का, और बाकी ये इन लोगों का टीम मेंबर है। ठीक, इसके साथ जो है बाकी कुछ लोग हैं, एक दो नाम और हैं वो मैं भूल गया हूँ, वो भी आगे इसके पेपर है, मैं वो आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी इस पेपर में इन लोगों ने जो बेसिक चीज़ें जिस तरह भी हम लोगों ने SPSS में किया था कि बेसिक कुछ स्टेप हम लोगों ने परफॉर्म किए थे, तो ये सैम्पल सेज कंसिडरेशन और डिस्ट्रीब्यूशनल वही नॉर्मलिटी वगैरह और स्टैटिस्टिकल पावर। इसमें ये होता है कि सैम्पल सेज आप स्टैटिस्टिकल पावर से भी चेक कर सकते हैं। गुडनेस ऑफ पिट ये आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी इसमें ये होता है बाज़ औक़ात कुछ ऐसी स्टडीज़ होती है आप लोगों में, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसमें आप क्या करते हो, रिफ्लेक्टिव भी होता है और फॉर्मेटिव भी होता है। कल जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मॉडल दो में एक होता है मेजरमेंट मॉडल में, एक वो रिफ्लेक्टिव मॉडल और एक जो है फॉर्मेटिव मॉडल। तो अगर आपके दोनों हैं तो आप दोनों रिपोर्ट करोगे, अगर एक है तो या रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव उसका डिटेल दोगे। फिर स्ट्रक्चर मॉडल के बाद कुछ जो एडवांस टेस्ट है रोबोट, क्योंकि इसमें वहाँ एमओस में हम क्या करते थे मॉडल पिट के जो CFI TLI जो काई स्क्वायर वगैरह के जो हम लोगों ने टेस्ट किए थे वहाँ तो मॉडल पिट के लिए हम वो यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है नॉन लिनियरिटी के लिए और PLS प्रिडिक्ट और गोशन कोपला का जो मैंने कहा था कुछ इस तरह के टेस्ट है जो फर्दर जो हम लोगों का मॉडल होता है उसको वैलिडेट करने के लिए हम क्या करते हैं ये एडवांस टेस्ट यूज़ करते हैं। बाकी अगर आपका जो है रिफ्लेक्टिव स्केल, क्योंकि मोस्टली अगर किसी ने अभी तक फॉर्मेटिव का सच वो नहीं सुना, ठीक है, तो मोस्टली हम लोगों के जो मैनेजमेंट में होते हैं या मोस्टली आजकल आज तक जो हमारे स्केल होते हैं मोस्टली, मैं ये नहीं कहते कि सारे, मोस्टली जो है वो रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि फॉर्मेटिव एक अभी तो नहीं 10-15 साल से आपको कि एक इमर्ज हुआ है, लेकिन सच इस पे अभी तक स्केल इतने ज़्यादा नहीं बने कि हम ठीक मेजरमेंट मॉडल जिस तरह वहाँ CFA का रिजल्ट हम लोगों ने एमओस में देखा था इसी तरह का जो एक डिटेल मैंने बनाया था। ठीक, तो इसमें यही है कि हम सबसे पहले इंडिकेटर लोडिंग देखेंगे, ठीक है,
या इसको इंडिकेटर वो रिलायबिलिटी कहते हैं, या कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी, सॉरी इंडिकेटर रिलायबिलिटी, और उसके बाद जो है कंस्ट्रक्ट या इंटरनल रिलायबिलिटी या कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। ठीक है, इसमें वो एसपीएसएस में जो हम यूज़ करते थे सिर्फ अल्फ़ा, यहाँ पे जो है अल्फ़ा है, सी आर है और रा है, तीनों का एक ही काम, बाकी इसका डिटेल मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, देन कन्वर्जेंट वैलिडिटी ए वी ई जो है शुड बी ग्रेटर देन 0.5, और फिर हम डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें फिर डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी जो मोर एडवांस है आजकल पेपर, ये बाकी दो मोस्टली इग्नोर ही करते, मतलब बिल्कुल पेपर में डालते नहीं। बाकी थीसिस के हवाले से अगर आपका तीनों ओके आ रहा है तो तीनों वो कर दो, नहीं तो पार्नल लेकर क्राइटेरिया और एच टी एम टी क्राइटेरिया मोर देन इनफ है। ठीक, तो वैसे हम इसमें देखेंगे क्रॉस लोडिंग के तरीके से किस तरह डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हम चेक करते हैं पार्नल लेकर क्राइटेरिया से और एच टी एम टी से। ठीक है, बाकी ये नेक्स्ट सेशन में फिर हम जो है फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट अगर आपका है, अगर फॉर्मेटिव स्केल, ठीक है, उसके लिए फिर ये रिडंडेंसी एनालिसिस है। ठीक है, ये ग्लोबल एटम से आप वो करते हैं, मेजर करते हैं, इसका डिटेल मैं वहाँ पे दूंगा क्योंकि यहाँ अगर मैं कर दूंगा फिर रिफ्लेक्टिव के साथ ये मिक्स हो जाएगा। और ये चार उसके स्टेप्स है। ठीक है, ये आगे सेकंड सेशन हम जब स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्टिव के बाद फिर फॉर्मेटिव की चीज़ें डिस्कस करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर मॉडल में ये, ठीक है, जब एक दफ़ा मेजरमेंट मॉडल ओके हो जाता है फिर हम जाते हैं स्ट्रक्चर मॉडल। सबसे पहले कोलिनियरिटी देखते हैं बिटवीन जो है बिटवीन वेरिएबल, देन टी वैल्यू पी वैल्यू सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए बीटा वगैरह। ठीक है, फिर आर स्क्वेयर एफ स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर और पी एल एस प्रिडिक्ट, ये वन बाई वन हम आगे थर्ड सेशन में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के उसमें। बाकी ये जो मैंने कहा था कि कुछ एक दफ़ा मेजरमेंट मॉडल आपने ओके कर दिया फिर आप स्ट्रक्चर मॉडल देखते हो, स्ट्रक्चर मॉडल देखने के बाद फिर आप जो है मॉडल रिबोसनेस चेक, मतलब मॉडल की मज़ीद वैलिडिटी और मॉडल की जिस तरह मॉडल फिट का मोस में वो करते थे। ठीक है, सी टी ए इस पे भी हम एक सेशन करेंगे, नॉन नॉलियन इफेक्ट जो है, एंटीजोनिटी जो है, अनऑब्जर्व हेट्रोजेनिटी, ये बाकायदा इसका एक कच्चा पेपर है, उसके बेस पे हम कंप्लीट ये एनालिसिस हुई एयर एट ऑल की और इन लोगों की पेपर है, तो उसको देखते हुए हम ये कंप्लीट ये जो स्टेप्स हैं ये परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट हम आज सेशन बाकायदा यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट मॉडल। ठीक, मेजरमेंट मॉडल में चार स्टेप्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इंडिकेटर और एटम रिलायबिलिटी। बाकी रिलायबिलिटी का अगर किसी को क्लियर नहीं तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज बिल्कुल इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट कि आपके जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो स्टेबल हो, कि आप जो स्केल यूज़ कर रहे हो। ठीक, जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, पीपल गेस कर रहे हैं, उस मतलब सिर्फ गेसिंग के हिसाब से जो है वो कह रहे हैं कि आपका वेट 70 है, लेकिन जब मैं वाकई में वेट करता हूँ तो वो क्या होता है 80, सो इट्स मीन गेसिंग वेट, इट्स नॉट अनरिलायबल, वो है मेजर है। तो इसी तरह जब कोई टेस्ट हम करते हैं बाज़ औक़ात अगर हम कहते हैं कि थर्मामीटर से जो है आप वो किसी का हाइट नाप ले और इंची टेप से किसी किसी का बुखार वो आप चेक करें, तो बोथ अगर आप उस केस में यूज़ करोगे बोथ आर इंट्रोड्यूस और जनरेट अनरिलायबल रिजल्ट। ये जो पेपर मैंने शेयर किया था ये पेपर उसी पेपर के एंड में जो है इसने ये सारे जो थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड है वो सारे दिए हुए हैं, एस एम आर कितना होना चाहिए, मॉडल फिट और आर स्क्वेयर वगैरह, ये सारे उसने उसी पेपर की जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने वो किया। ये जो मैंने बुक कहा था कि अगर किसी ने स्मार्ट पीएलएस एक दफ़ा ही, छोटा सा बुक है अगर, और उसमें मोस्टली यही है कि टेस्ट ही रन हुए हैं, तो वो आप एक दो दिन में इंसान आसानी से पढ़, वो बहुत डिटेल है, ये सारे बहुत से स्क्रीनशॉट मैंने उस बुक से लिए हैं यहाँ पे।
अभी एक दफ़ा जिस तरह कल हम लोगों ने ये मॉडल वो क्रिएट कर दिया था, ठीक है। तो ऊपर से जूम में यहाँ पे सबसे पहले हम जब कैलकुलेट में जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप ये आता है कि पीएलएस एल्गोरिदम, ठीक है। मोस्टली ये जो तकरीबन 4 स्टेप जो है उसके और 3 स्टेप जो स्ट्रक्चर मॉडल के, वो सारे इसी एक ही आपको क्लिक में मिल जाएंगे। बाकी सिग्निफिकेंट टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैपिंग की तरफ जाएंगे, ठीक। पीएलएस एल्गोरिदम हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होते हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। और यहाँ ये चेक होना, खैर ये डिफ़ॉल्ट ही होता है पाथ, ठीक। और स्टार्ट का कैलकुलेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये कोई ये ऑप्शन है कि ओपन द रिपोर्ट, या आप चाहते हैं कि, ठीक। तो जैसा ही एक दफ़ा हम रन करते हैं तो ये इस तरह रिज़ल्ट सब कुछ आपको मॉडल पे भी दे देता है और यहाँ लेफ्ट हैंड पे जो है ये सारी चीज़ें आपको दे दे। आप जिस पे भी क्लिक कर दोगे तो उसी का रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। ये वन बाय वन हम सारे रिज़ल्ट वो देखेंगे, ठीक। या मॉडल पे भी ये हमें, ये अभी ये जो है ये फर्स्ट स्टेप हम इसको देखेंगे, वेक्टर लोडिंग इसको हम कहते हैं, या एटम लोडिंग जो है, ठीक। अगर आप किसी भी वेरिएबल पे ले आओगे तो आपको कंप्लीट कंपोजिट रिलायबिलिटी, मतलब वो जो आप मेजरमेंट मॉडल में जो जो चीज़ होती है, ये देखो यहाँ पे ये कंपोजिट रिलायबिलिटी रॉ है, एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड है, एवी क्रोन अल्फा जो है कंपोजिट रिलायबिलिटी, ठीक है। और ये इसकी लोडिंग होगी। बाकी ये फर्दर आगे ये जो स्ट्रक्चर मॉडल का पार्ट है, ये बीटा वगैरह ये हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, वन बाय वन। जिस तरह हम लोगों ने कहा था कि इसका थ्रेशोल्ड होना चाहिए 7 पॉइंट, ये लोडिंग जो है, ठीक है, 7.708, ठीक है। अभी हम देखेंगे जो इससे कम होगा, ठीक है। इसके बाद एक और कंसिडरेशन है, हम तो ये देखेंगे, बट अगर कोई ऐसा एटम हो कि वो बिटवीन हो 0.4 टू 0.78, ठीक है, हम जो है उसको कंटिन्यू करेंगे उस वक्त तक अगर वो आगे कोई इशू ना करें। अभी जिस तरह यहाँ पे कोई ये जो है, ठीक है, अब ये जो इस थ्रेशोल्ड से कम है, लेकिन जिस तरह इन लोगों ने सजेस्ट किए हैं वो कहते हैं कि आप कंटिन्यू करें अगर ये इस इन रेंज में है, ठीक है। ये हम कंटिन्यू करेंगे उस वक्त तक जब ये रिज़ल्ट जो है AVCR कंपोजिट रिलायबिलिटी वगैरह, ठीक है, अगर ये ओके आ जाते हैं तो फिर हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जिस तरह यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये एटम है और बाकी ऑलमोस्ट सारे ओके, ठीक है। ये जो है 0.4 से जो है 0.7 तक उसको हम एट द मोमेंट कंसीडर करेंगे ओके। अगर यहाँ पे ये कोई कम आ जाता है, लेट सपोज AV जो है वो 0.5 से कम आ जाती है, देन हम डिलीट करेंगे जो सबसे कम होगा। लेट सपोज यहाँ पे जो है ये सबसे कम है, यहाँ तो खैर बाकी ज़्यादा है। अगर ये 6 होता, ये 6.7 है, ये 6.4 है, पहले इसको डिलीट करते हैं फिर ये देखेंगे ये जो चीज़ें। अगर ये ओके हो जाते हैं तो फिर ये सेकंड 6 वाला हम डिलीट नहीं करेंगे। अगर फिर भी नहीं ओके नहीं होता फिर ये जो सेकंड होगा उसको हम वन बाय वन डिलीट करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया और एक ये जो है लास्ट में एक
लीगल CSR 4 का एक जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये -0.02 है जो कि 0.4 से जो है कम है। तो 0.4 में ये हम इसको जो है बिल्कुल कंसीडर करेंगे इसी टाइम डिलीट, हम आगे नहीं देखेंगे कि इसकी हो सकता है ये जो है कम हो, लेकिन ये रिलायबिलिटी विलिटी सब कुछ ओके हो, स्टिल वी डिलीट दिस एटम, ठीक है। तो ये बेसिक जो लोडिंग की जो बेसिक वो होती है। अभी जिस तरह यहाँ देखें, यहाँ पे रॉ है जो 0.7 से ग्रेटर, ये तीन जो है 0.7 या 0.6, अगर मैं देखा जो ये तीनों ओके और AVE जो है वो भी ओके, ठीक है, लेकिन स्टिल हम ये जो है इसको जो है जो 0.4 से लोअर होगा जो भी वैल्यू हम स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको डिलीट कर लेंगे। बाकी कल एक वो था, एक बंदे ने एग्जांपल दी, ये बिल्कुल इसी तरह की एक फुटबॉल टीम, वो जो मैंने घर का एग्जांपल दिया था आप लोगों को वहाँ स्पेसेस में, यहाँ जो आप फुटबॉल टीम, ठीक है, कंसीडर करते हो सकता है फुटबॉल टीम में कोई प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, उसकी परफॉर्मेंस जो 0.9 मतलब ऊपर आ रही है 1 तक है, ठीक है, किसी का जो है 0.6 आ रहा है, किसी का 0.8 आ रहा है, ठीक। तो ओवरऑल आप सबकी एवरेज लेके, अगर सबका एवरेज ये जो है वी जो है वी क्या होता है, इन लोडिंग का एवरेज होता है। अगर ओवरऑल एवरेज ये लो, ये ओवरऑल एवरेज जो है 50 आ जाता है, 0.5 50%, ठीक है। तो देन आप कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई प्लेयर ऐसा है कि वो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बेशक आपका टीम जीत रहा है, ठीक है, बाकी सारे प्लेयर वेल परफॉर्म करे और आपका टीम जो रिक्वायर वो है वैल्यू या स्टैंडर्ड है वो मीट कर रहा है, लेकिन स्टिल अगर आप देखते हो कि यार एक प्लेयर ऐसा है कि वो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करता, although team are winning, team are in good position, but still you want to remove this player, then you continue with this, ठीक है। बाकी ये लोडिंग देखने के लिए आप ये जो है आउटर लोडिंग, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह कंप्लीट टेबल आपको, अभी ये सॉफ्टवेयर किस तरह कोडिंग हुई है, जो 0.708 से लेस होगा इसको रेड शो करेगा, ये रेड है, ये रेड, ठीक, क्योंकि ये दो रेड है, लेकिन ये आगे हम अभी तो फिलहाल हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये 0.4 से ऊपर है। अगर आगे इसकी AV या CR में या क्रोन अल्फा वगैरह में इशू आता है तो फिर हम इसको डिलीट करेंगे, और ये जो है इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वापस मॉडल पे जाते हैं, ठीक है, ये जो है। बाकी इसमें एक स्मार्ट PLS 4 में जो मुझे पसंद है ये चीज़, बिल्कुल ये जो एनालिसिस है इसके नीचे इस तरह ये जो सेटिंग का बटन है, ठीक है, इसका ये काम क्या है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप जब इस पे, अभी मैंने अनक्लिक कर दिया, ये सफ़ेद है, अभी मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये जब एक्टिव हो जाता है ये देखो ब्लू हो गया। ये काम क्या करता है, ये जब एक दफ़ा आप मॉडल बना लेते हो और एक दफ़ा आप कोई टेस्ट रन कर देते हो, जो भी टेस्ट हो, PLS एल्गोरिदम या बूटस्ट्रैपिंग जो भी आप रन करोगे, ठीक है, अभी आप मॉडल में जो भी चेंजेस करोगे दोबारा फिर स्मार्ट PLS 3 में क्या था कि एक दफ़ा लेट सपोज मैंने चेंजिंग कर दी, मैं इसको अनएक्टिव करता हूँ, ठीक है, लेट सपोज मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक है, तो वीडियो सारी ख़त्म होगी, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे इसको रिकैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दोबारा से उसी तरह हम परफॉर्म करेंगे। तो ये तो खैर छोटा मॉडल है, बाज़ औक़ात अगर बड़ा मॉडल हो, जिस तरह यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में से जो है 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो 0.7 से लेस होते हैं, फिर आप क्या करते हो 1 बाई 1 डिलीट करते हो, ठीक है, आप एक साथ डिलीट नहीं करते, अगर कोई एटम इशू कर रहा है तो आप 1 बाई 1 डिलीट करते हो सकता है वो आप एक एटम डिलीट करो, बाकी 2 एटम जो है वो सपोर्ट हो जाए, वेरिएंस हो उसके लोडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो आप क्या करते हैं 1 बाई 1 डिलीट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने डिलीट किया लेकिन मुझे दोबारा रन करना पड़ा।
अभी वापस मैंने कोई चीज़ वो वेरिएबल वो जो एटम था उसको वापस में ले आया, तो ये दोबारा मुझे कहता है कि दोबारा रन करो। ठीक है, मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सेटिंग वाली जो ऑप्शन है मैं वो सेलेक्ट करता हूँ, ये जो है ये, ठीक है, अभी मैं जो भी चेंजेस करूँगा दोबारा मुझे यहाँ कैलकुलेशन में जा कर के रन करना नहीं पड़ेगा। अभी मैं ये डिलीट करता हूँ, ठीक है, इसने खुद दोबारा सब कुछ दोबारा खुद रन कर दे, क्योंकि इसको मैंने ये एक्टिव कर दिया। अभी मैं लेट सपोज ये ब्रांड लॉयल्टी 1 का क्वेश्चन क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक, ये दोबारा खुद रन कर देगा। ठीक, आप जो भी आइटम डिलीट करोगे, जो भी चेंजेस करोगे, उसी टाइम में ये देखो ये दोबारा रन कर देता है। अभी जो चेंजिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें अगर आपका मॉडल बड़ा है बार बार आपको रन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा इसको आप एक्टिव कर दें, जो जो चीज़ आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। लेट सपोज मैं मेरे ख्याल से अगर आप कोई नया वेरिएबल बी सी एस मैंने इसको जो है ये देखो मैंने नया वेरिएबल सिर्फ मैंने वो नया वेरिएबल इसमें डाल दिया और जो बेसिक पाथ थी वो कनेक्ट कर दिया, इसने खुद ऑटोमेटिक ये रन कर दिया। और इसी तरह अगर, क्योंकि ये दो वेरिएबल हम आगे यूज़ करेंगे, एक जो है से वो है मीडिएशन है और एक जो है मॉडरेशन है, तो उसी टाइम ये सब कुछ दोबारा रन करके आपको दे देते हैं। ठीक, और अगर रिपोर्ट ओपन करना है, ये रिपोर्ट ओपन कर दिया आप, ठीक, रिपोर्ट में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाती है। ठीक, तो ये बेसिक कुछ चीज़ें जो बिल्कुल, बाकी एक दफ़ा हम लोगों ने रन कर दिया, देखो ये यहाँ पे ये जितने भी चीज़ें ये लेफ्ट साइड पे ये सारी चीज़ें अभी ये लोडिंग है, ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप रिलायबिलिटी और फिर जो है ये क्रोन अल्फा वगैरह, फिर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, यहाँ पे जो है हमें आर भी मिलेगा, एफ स्क्वेयर भी मिलेगा और कोलिनरिटी के लिए वी आई एफ भी मिलेगा। ठीक है, मॉडल पिट एज सच अभी तक वेल डेवलप नहीं है स्मार्ट पी एल एस में, यहाँ पे मॉडल पिट आपको मिलेगा। बाकी इसके जो स्कोर जिस पेज पे ये कैलकुलेशन करता है नीचे वो सारी इनर मॉडल वगैरह जो डेटा है वो आपको मिलेगा। ठीक, अभी ये वही मैंने रन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल इशू कर रहा था लीगल सी एस आर 4 जो 0.4 से कम था, उसको मैंने डिलीट कर दिया और दोबारा रन कर दूंगा। ठीक, तो ये जितने भी आइटम है वो ओके हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या है, कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी। ये जो है तीनों एक ही टेस्ट है, शायद यहाँ पे डिटेल, खैर मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में क्या था, ये जो अल्फा था, स्टार्टिंग हम इस पे वो करते थे, रिलाई करते थे रिलायबिलिटी के लिए, फिर बाद में इस पे क्रिटिक ये होता है कि ये इसका जब आप फार्मूला देखते हो उसमें वो ये जो एक क्वेश्चन सेंसेबल होते हैं। ठीक है, अगर आपके एटम ज़्यादा है, आपके क्वेश्चन ज़्यादा है, लेट सपोज आपके ब्रांड लॉयल्टी के जो है 10 क्वेश्चन है, तो आपका अल्फा ओके आएगा। अगर 40 है वो तो फिर और ओके आ जाएगा। ठीक, लेकिन जितने आपके वेरिएबल या एटम कम होते जाते हैं, क्वेश्चनर कम होते जाते हैं, लेट सपोज मेरे ब्रांड लॉयल्टी के 2 क्वेश्चन है, उस पे ये जो है अल्फा इशू करेगा, क्योंकि अल्फा के फार्मूले में ये है कि वो नंबर ऑफ एटम के बेस पे जो है ये कैलकुलेशन करती है। ठीक, तो उसके बाद ये जो आगे यहाँ रेफरेंस होगी, फिर एक और बंदा था उसने कहा कि सी आर जो है ये वेल रिप्रेजेंट करता है, अगर आपने रिलायबिलिटी चेक करनी है तो सी आर आप यूज़ करें। ठीक है, स्मार्ट पी एल एस में हम मोस्टली इस पे फोकस करते हैं। ठीक, फर्स्ट ये था, सेकंड ये, अभी लास्ट जो है रॉ है। ठीक है, ये कहता है कि इसको कंसीडर किया जाता है कंजर्वेटिव, मतलब ये बिल्कुल और ये जो है लिबरल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, रॉ है जो है वो बिटवीन, ये इस तरह यहाँ एग्जांपल इनके पेपर में भी ये है कि आप अल्फा को जो है लोअर लिमिट वो कंसीडर करें
ठीक है। और सी आर जो है कंपोजिट रिलायबिलिटी, इसको अपर लिमिट करें, कंसीडर करें, और रा ए जो है उसको बिटवीन। और रा ए जो है ये जो टेस्ट होगा इसकी वैल्यू जो है ये आपकी वेल रिप्रेजेंट करता है रिलायबिलिटी को, ठीक है। और मोस्टली केसेस में आप जब भी स्मार्ट पीएलएस में रन करोगे, बाकी ऑलमोस्ट 100% नहीं लेकिन मोस्टली यही होता है कि आपका अल्फा वैल्यू जो होती है वो लोअर होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेट सपोज अल्फा वैल्यू यहाँ पे है 8.5, ठीक है। और आपका जो है कंपोजिट रिलायबिलिटी होगी 0.88, और ये जो होगी ये 7 इस तरह, ठीक है। तो ये रॉ है, इनके दरमियान में हमेशा मोस्टली लाई करता है, बाज़ औक़ात कभी कभी कोई वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, ठीक। अभी जिस तरह एक दफ़ा हम लोगों ने रन कर दिया, यहाँ पे ये है, ये जो है, और इसमें एक और चीज़ ये जो है मोस्टली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, और मोस्टली हम लोगों के पाकिस्तानियों में जिस तरह अभी आज मैंने ग्रुप में शेयर किया था, ठीक है। वो जब आप डेटा इस तरह कलेक्ट करोगे कि आप उसको कहोगे कि यार मुझे आपने रिप्लाई करना है और सिर्फ 4 और 5 में, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइनिंग, वो कहते हैं, ठीक है। उसमें इशू ये आता है कि फिर आपका इसमें इशू क्या होता है कि आपका अल्फा और ये जो 3 मैंने डिस्कस किए, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0.9 हो जाते हैं, जो यहाँ पे जिक्र किया गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इसको प्रॉब्लमेटिक कंसीडर किया जाता है, ठीक है, कि आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल वेरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइनिंग है, बिल्कुल स्ट्रांगली एग्री, जहाँ से मतलब आपके सारे लोग जो हैं स्ट्रांगली एग्री पे क्लिक कर रहे हैं। ये वैसे अगर आपका डेटा जेन्युइन हो ऐसा इशू नहीं आता, लेकिन फिर भी इसको आप कंसिडरेशन पे वो रख सकते हैं, ठीक है। ये देखो 0.9 या इससे अबाव जो है ये सजेस्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ अनडिज़ायरेबल रिस्पॉन्स पैटर्न जो है, और ये वही स्ट्रेट लाइनिंग जो है। बाकी यहाँ पे खैर ये वही उसी बुक से, क्योंकि मैं खुद जो भी स्लाइड अभी जो मैंने ये नए बनाए, ये मैंने सारे उसी बुक से लिए, कि बाद में अगर आपने डिटेल में इसको पढ़ना होगा तो ये बिल्कुल आपको बुक के चैप्टर नंबर 4 और 0.45 में जाओगे तो ये वहाँ आपको ये हेडिंग में मिल जाएगा, ठीक। लोडिंग चेक करने के बाद इसी लेफ्ट में जो मैंने कहा कि आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे जो हम कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पे चेक करेंगे तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट हमें दे देगा, ठीक है। रिज़ल्ट में फिर यही है, ये आगे हम चेक करेंगे कन्वर्जेंट वैलिडिटी, और ये 3 जो है क्रोन अल्फा रहा है। अभी ये देखो ये 83, अगर मैं पॉइंट नहीं पढ़ना चाह रहा, ठीक, ये 87, ये 83 पॉइंट, ठीक है। अभी इसी तरह 8 ये ठीक है, ये और इसी तरह ये। अभी हमारे सारे केस में क्या है, ये मिडल है, ये आई है, सॉरी ये लो है, और ये आई है, ठीक है। अभी ये एक वेरिएबल है जिस एथिकल सीएसआर, ठीक है, उसका वैल्यू जो आ रहा है, वैसे यहाँ कंपोजिट लाइबिलिटी में ओके, लेकिन रॉ है और ये जो क्रोन अल्फा है इसमें जो पॉइंट है, अगर मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ क्योंकि एथिकल का ऑलरेडी हम लोगों ने मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन डिलीट किया, मैं एक और डिलीट करूँगा तो ये मैं अगर स्मार्ट पैलेस पे आप लोगों को दिखा सकूँ, एथिकल,
एथिकल CSR ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक वीडियो है 6 में इसको यहाँ पे ये सेलेक्ट है और इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये स्टिल इम्प्रूव नहीं हुआ। बाकायदा और कम हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा मोस्टली यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि अल्फ़ा का जो है आपको 0.6 का भी रिफ्रेश मिल जाएंगे, क्योंकि वैसे अगर इसको आप देखें, अगर आप एक डिसिमल कम कर दें इसका ये जो वैल्यू है तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेड होगा 0.7, अदरवाइज 0.6 तक आप, और कुछ लोग तो 0.5, लेकिन वो रियर है। बाकी 0.6 तक आपका जो है रेफरेंस मिल जाएंगे। अभी ये टेबल हम लोगों ने चेक कर दिया, ये ओके हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरह इसकी इंटरप्रिटेशन आप पेपर में तो बिल्कुल 2-3 लाइनों में आप करते हो, मैं आपको पेपर पे 1-2 दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी एवी से हम चेक करते हैं, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, अगर आपके एक दफ़ा आपने मॉडल रन कर दिया तो फिर इसी टेबल में आपको जो है एवी मिल जाएगा, ठीक। अभी ये जो लोडिंग है और ये क्रोन अल्फा वगैरह और एवी जो है ये तीनों एक रिपोर्ट में मोस्टली एक टेबल में रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। ये इस तरह एक तो ये, और इसके साथ लोडिंग भी हम लोग वो करते हैं। रिपोर्टिंग के लिए आपने क्या करना है, इसको जो है एक्सेल में, या जब भी कोई टेस्ट आप रन करोगे, अगर आपका जो है वो है ट्रायल वर्जन है या स्टूडेंट वर्जन में, ये एक्सेल में एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन नहीं होगी। बाकी आपका ट्रायल वर्जन और अगर परचेज वर्जन है उसमें आप कॉपी कर सकते हो, ठीक। पहले मैंने ये लोडिंग जो थी ये कॉपी किया और इसके साथ ये टेबल इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और बाकी ये जो है ये जो आप लोगों के साथ मैंने फाइल शेयर की उसमें ये पड़ा हुआ है रिपोर्टिंग के नाम से, ठीक है। एक ये पड़ा हुआ है और इसके साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि रिपोर्टिंग फिर आपके लिए, अगर आप ये जो डेटा फाइल होगा इसमें एक तो ये रिपोर्टिंग वाली ये जो टेबल है ये, और ये जो है एक्सेल फाइल आपको मिल जाएगी। एक्सेल फाइल में ये सारी जो भी टेस्ट हम रन करेंगे सब के जो है टेबल यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक। अगर अपने प्रैक्टिस के लिए आप देखना चाहो तो एक दफ़ा एक्सेल खुल जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। इसके बाद लास्ट स्टेप मेजरमेंट मॉडल की क्या है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, जो कि हम 3 क्रॉस लोडिंग, पैरेलल एकर क्राइटेरिया और एसटीएमटी क्राइटेरिया। अभी ये देखो ये जो एक्सेल फाइल है इसमें फर्स्ट जो आपका क्वेश्चनेयर होगा, जो भी क्वेश्चनेयर यहाँ आपने वो कर देना है। बाकी लास्ट टाइम वो अगर आप लोगों को याद हो तो जो है मैंने कहा था कि एक टेबल ना सिर्फ एसपीएसएस में जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस के बाद मिसिंग वैल्यू, आउटलायर, अनएंगेज रिस्पोंडेंट, डुप्लीकेट केसेस वगैरह सब परफॉर्म करने के बाद जो एक टेबल लास्ट में हम नॉर्मलिटी चेक करते हैं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की। एक टेबल अगर आप लोगों को याद हो वहाँ एसपीएसएस से हम लोगों ने ये कॉपी किया था और इसको इस तरह हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, ठीक है। अभी ये जो है बिल्कुल एपीए स्टाइल में आप जो है इस तरह इसको फर्दर अगर वो कर दे, आप भी डेटा होगा वो इसके साथ आप पेस्ट कर दे, और इसके बाद एक कोड टेस्ट अगर आप लोगों को ये याद हो कॉमन मेथड वाइज जो हम लोगों ने एसपीएसएस में परफॉर्म किया था, ठीक है। ये भी उसका टेबल है, और इसके बाद ये डेमोग्राफिक आपके जो भी होंगे मेल फीमेल जो भी, ठीक है। थर्ड टेबल आप इस तरह डेमोग्राफिक का बना दोगे। आपका जो भी थीसिस होगा आप बिल्कुल अगर ये एक टेबल वो कर दें। अभी ये अभी हम इस टेबल पर पहुँचे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, ये लोडिंग है जो हम लोगों ने वो किए थे। इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं, मैं अगर इसको थोड़ा नीचे कर दूं, कुछ लोग सिर्फ वो वहाँ नीचे लिख देते हैं टेबल में, ठीक है। और कुछ लोग इस तरह, क्योंकि वो एक एटम जो हम लोगों ने डिलीट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको इस तरह लिख दूंगा कि एटम डिलीटेड ड्यू टू जो भी आप ड्यू टू लो लोडिंग हम कहेंगे।
अभी ये टेबल बिल्कुल बन गया, जो अभी हम लोगों ने जो भी एनालिसिस किए उसके बाद ये नेक्स्ट हम पार्लर लेकर क्राइटेरिया और ये जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी थी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के लिए भी हमें ऑलरेडी जो हम लोगों ने रन किया होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी वैलिडिटी के नीचे एक होगा डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी पे हम क्लिक करेंगे तो ये तीनों जो है यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है, ठीक है। वही एक जो क्रॉस लोडिंग है, पार्लर लेकर क्राइटेरिया है और HTMT है, ठीक है। ये तीनों हम अगर देखेंगे और इसका मैं देखता हूँ कि ये किस तरह हम वैलिडेट करते हैं, ठीक। अभी फर्स्ट स्टेप जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है वो ये पार्लर लेकर क्राइटेरिया है। पार्लर लेकर यही जो दो आतर है इसके, ठीक है, उसके क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है। अभी ये कहता है इसमें ये एजम्पशन हम लेके चलते हैं कि ये जो भी वेरिएबल होगा, ठीक है, ये अपने कंस्ट्रक्ट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करे एज कंपेयर टू एनी अदर, ठीक है। जिस तरह अभी ये ब्रांड लॉयल्टी का जो है इसका कोरिलेशन आ रहा है 0.7, ठीक है। तो हम ये बाकी देखेंगे इसके साथ, ठीक है। अभी इसमें ये कम है, ये कम है, ये कम है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे जो है 0.8 होता तो फिर हम क्या करते, पीछे जाके कोई भी वो देखते, कोई एटम देखते, या फिर जाके वो जो मैंने कहा था कि अनएंगेज रिस्पोंडेंट या डुप्लीकेट केसेस, अगर आपके डेटा में वो हो तो मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि आप जाके अनएंगेज और डुप्लीकेट केसेस देखिए डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के केस में, ठीक है। और इसी तरह एक दफ़ा ये जो फर्स्ट ओके हो जाएगा, इसके बाद ये सेकंड जो है एक ये रिलेशनशिप होगी और दो ये, ठीक है। फिर इसी तरह थर्ड के लिए जो है दो ये और 1 ए। फिर ये जो है क्योंकि टोटल 4 वेरिएबल है, 4 में से एक अपने साथ इसकी कोरिलेशन होगी और बाकी 3 के साथ। अभी ये इसके लास्ट वाले में इस तरह ये 3 के साथ इसकी रिलेशनशिप देखी जाएगी। तो एज कंपेयर टू दिस रिलेशनशिप बाकी रिलेशनशिप जो है वीक होने चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी यहाँ इसमें कोई इशू आता है फिर तो वही आउटलायर वगैरह मोस्टली अनएंगेज और क्या क्या अनएंगेज और डुप्लीकेट केसेस और एज वेल एज वही जो अभी हम जो भी स्टेप करेंगे अगर इसमें कोई इशू आता है तो हम बैकवर्ड वापस जाते हैं और इसी तरह लोडिंग फिर हम देखते हैं, ठीक है। अभी ये इस तरह जो मैंने एक्सेल फाइल दिखाई थी, ठीक है, इसको कुछ लोग बोल्ड कर देते हैं और कुछ लोग इटैलिक कर देते हैं कि वो आइडेंटिफाई हो जाए, या कुछ लोग इसका डेसिमल बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं, बाकी का 3 रहने देते हैं। ये इस तरह ये देखो स्क्वायर रूट डायगोनल जो मैंने कहा था ये हम चेक करते हैं और इस तरह रिपोर्ट होता है। इसके बाद जो है यहाँ जो था हम लोगों ने क्या चेक किया था, वेरिएबल लेवल पे चेक किया था ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है, कंप्लीट एक वेरिएबल है और इकोनॉमिकल टोटल 4 वेरिएबल है, वेरिएबल लेवल पे हम लोगों ने चेक किया था। यहाँ जो है क्रॉस लोडिंग में क्या होता है, हम जो है हर एक क्वेश्चन जो है अभी हमारे स्टडी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे अभी उसके बेस पे हम अभी ये जो क्वेश्चन 1, ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी का क्वेश्चन 2, ब्रांड लॉयल्टी का क्वेश्चन 4, ब्रांड लॉयल्टी का ये टोटल इसके जो 6 क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आप सॉरी ये जो 6 क्वेश्चन है ब्रांड लॉयल्टी की ये अपने वेरिएबल के साथ स्ट्रॉन्गली रिलेट होने चाहिए एज कंपेयर टू अदर दीज, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन जो है इसको हम इकोनॉमिकल एथिकल लीगल CSR के साथ देखेंगे और इसी तरह इसको देखेंगे और इसी तरह इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई इशू आता है लेट सपोज अभी ये इस तरह हम चेक करते, ठीक है, ये इसके 6 क्वेश्चन और इसी तरह है ये इसके 5 क्वेश्चन और इसी तरह नीचे जाके इसके जो जिस वेरिएबल के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
अगर इसमें कोई लेट्स सपोज यहाँ पे ये 0.7 है और यहाँ पे कोई ये आता है ये 0.8, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रानुलरिटी से इस वेरिएबल को डिलीट कर देंगे। ये उसी तरह के मैंने एग्जांपल दी जिस तरह बाज़ औक़ात होता है कि ये हमारे दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ये बाज़ औक़ात अगर फुटबॉल की वो एग्जांपल है, उस दिन मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा ये जिस तरह अगर आप बाज़ औक़ात आपने देखा हो कोई प्लेयर जो है ओन गोल करता है, वो अपने तरफ गोल कर देते हैं, तो आप क्या करते हो उस पर, अगर वो कंसिस्टेंट इसी तरह कर रहा होता है तो फिर आप क्या करते हो उस बंदे को, उस प्लेयर को जो है अपनी टीम से निकाल दोगे, बोलोगे कि जाओ आप जो है एथिकल सीएसआर की टीम में खेल रहे, हमसे ज़्यादा आपको उस वो फ़ायदा ले रहे हैं आपसे, सो देन तो इसी तरह जो अगर कोई वेरिएबल अपने वेरिएबल से अलग हो के दूसरे वेरिएबल में ज़्यादा वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फिर हम इसको डिलीट करते हैं क्वेश्चन को। अभी ये इस तरह रिपोर्ट होता है, ठीक है, हर वेरिएबल के। अभी जिस तरह वहाँ अभी ये तो फर्स्ट रॉ में हम इस तरफ जाएंगे, ठीक है, अभी ये सेकंड रॉ में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको इस रॉ के साथ देखेंगे फिर इस रॉ के साथ, और इसी तरह ये थर्ड रॉ में आ गए, दो रॉ इसके ये तरफ और एक रॉ इस तरफ, और इसी तरह ये जो लास्ट में आ गया तो ये 3 रॉ के हर एक क्वेश्चन। इसके लिए आसान होता है कि अगर आप ये तो मॉडल छोटा है, मैं जब खुद रन करता हूँ ना, जब मैं एक दफ़ा ये मॉडल यहाँ पे रन कर, अभी एक पीएचडी थीसिस है उसका जो है 100 एटम्स होते हैं, 120 एटम्स होते हैं, ठीक है, तो अभी हर एक को चेक करना, वो टेबल बहुत लेंथी होता है, आपने क्या करना है पता नहीं यहाँ पे मैंने पेस्ट किया या नहीं, ये जो है, ठीक है, आपने एक्सेल में आ करके और सेलेक्ट करके ग्रेटर देन करना है, ठीक है, आप ग्रेटर देन करोगे जो 0.5 या 0.6 या 0.4 जो भी होगा तो ये आपको हाईलाइट करके देगा। अगर यहाँ कोई और इस केस में ज़्यादा होता तो यहाँ ये भी ये हाईलाइट कर देता कि ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इसने, तो देन बजाय हर एक को अलग चेक करने के लिए बिल्कुल बेसिकली एक दो स्टेप में मुझे कंप्लीट ये टेबल नज़र आ जाएगा, ठीक, और उसके बाद इसी टेबल को जो है आपने वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना, और लास्ट जो है HTMT क्राइटेरिया है, ठीक है, इसका कट ऑफ जो है मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा टेबल में। इसकी ये नए पेपर 2015 के मेरे ख्याल से एक ये और एक ये भी उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह बाकी जो दो टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, ये अपने वेरिएबल को अपने कंस्ट्रक्ट के अंदर भी कोरिलेशन देखता है और इसी तरह ये जो है दूसरे वेरिएबल के साथ इसका कोरिलेशन देखना है। ये HTMT वैसे नया शायद क्योंकि स्मार्ट PLS 4 जब नया आया उस यहाँ पे ये जो ब्लैंक है वो यहाँ पे ज़ीरो देता था, तो ये उस वक्त के स्क्रीन शॉट है मेरी स्लाइड में, ये जो है, ठीक है, वैसे इसका टेबल इस तरह होता है, ठीक। अभी ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये तो ये कहता है कि जिस तरह अगर हम आप लोगों ने देखा होगा जहाँ हम लोगों ने वहाँ कोरिलेशन रन किया था SPSS में, ठीक, ये कहता है कि हर वेरिएबल का अपने वेरिएबल के साथ तो ठीक है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक, बाकी वेरिएबल के साथ जिस तरह पैरेलल लेकर में हम लोगों ने इसको स्टैंडर्डाइज बना करके बाकी के साथ चेक किया था, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई भी कोरिलेशन, क्योंकि अपना कोरिलेशन तो वो दिखा ही नहीं रहा है जो ब्रांड लॉयल्टी के ब्रांड लॉयल्टी के साथ, ये सब का जो है क्रॉस आपको दिखा रहा है, तो क्रॉस में हम क्या देखते हैं 0.85 से ये वैल्यू जो ये है ये क्योंकि ये अगर ज़्यादा होगा तो स्मार्ट PLS खुद यहाँ जो है उसको रेड दिखाएगा, ठीक है, 0.85 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक, इन केस अगर ग्रेटर हो जाता है फिर आपके पास लास्ट जो ऑप्शन होती है वो 0.9 तक है, आगे 0.85 से लेकर
0.9 तक जो कोई अगर कोई रिले लेट सपोज यहाँ पे मैं अभी मैंने इसका एथिकल सीएसआर का एक वो क्वेश्चन डिलीट किया, इसी अगर मैं इसको जो है इसके क्वेश्चन में दूसरे वेरिएबल में भी डाल, लेट्स सी क्या करते हैं, कोरिलेशन दिखाता है या नहीं। अभी भी नहीं दिखा। ये बिल्कुल रन नहीं कर रहा है, सेम वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरह हम ये जो थ्रेशोल्ड है 0.85 से लेस होना चाहिए, अगर फिर भी है 0.9 तक आप, अगर 0.9 से ग्रेटर हो जाता है इसका मतलब आपके दो वेरिएबल बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो इसमें फिर आप क्या करते हो, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं कि वो बिल्कुल जिस तरह भी, वैसे तो खैर ये पेक डेटा है, अगर ये ओरिजिनल डेटा होता हो सकता है ये जो मेरे 3 वेरिएबल हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही चीज़ को वो मेजर कर रहा है सीएसआर को। ठीक है, तो हो सकता है ये तीनों आई को रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता, या तो मैं इसको देखता कि कोई इशू अगर उससे रिजॉल्व होती है, अगर फिर भी मतलब आपने आउटलायर भी चेक किए, नॉर्मलिटी भी चेक की, लोडिंग भी चेक कर लिया, मतलब जो जो ऑलरेडी स्टेप आप परफॉर्म कर चुके हैं आपने सारे चेक किए, वहाँ से फिर भी आपको कोई क्लू नहीं मिला, फिर आप क्या करोगे, इसको सेकंड ऑर्डर बनाओगे। सेकंड ऑर्डर मीन्स वो फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, आप इन सब को जो है क्लब करोगे, आप कहोगे कि ये सारे को रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ जो एक नया वेरिएबल सेकंड ऑर्डर, इसका एक नया वेरिएबल क्रिएट करोगे, मेन वेरिएबल सीएसआर। ठीक है, उसके अंदर आप कंसीडर करोगे ये तीन जो है आपके वो डायमेंशन हो जाएंगे इस वेरिएबल के। ठीक है, ये भी आप उस केस में कर सकते हो जिस तरह भी सीएसआर है। ठीक है, अगर मैं लिटरेचर देखूँ, लिटरेचर से मैं सपोर्ट कर सकता हूँ इस चीज़ को, अगर मैं अलग अलग इसको वो मेजर कर रहा था, ठीक, मैं एक साथ कर सकता हूँ। और बाकी मैंने उस दिन जो पेपर दिखाया था सोशल इंटेलिजेंस का, ठीक है, उसको भी आप इस तरह सेकंड ऑर्डर में कर सकते हो। आप कहते हो कि ये 21 क्वेश्चन जो थे ये सिर्फ इसी चीज़ को मेजर कर रहे, तो जाहिर सी बात है इसके दरमियान कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, तो मैं इसको सेकंड ऑर्डर कर, जब आप इसको सेकंड ऑर्डर में एक ही कंसीडर करोगे, ठीक है, फिर तो जाहिर सी बात है जिस तरह हम क्वेश्चन, फिर ये आपके सेकंड, यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है यहाँ पे किसी के 4 है किसी के 5, ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएंगे, ये सेकंड। फर्स्ट आप पूछ के जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट मॉडल चेक करोगे, सेकंड ऑर्डर पे जब आओगे फिर ये 3 जो वेरिएबल है ये फिर वेरिएबल नहीं रहेंगे, ये फिर इसके लिए सीएसआर के लिए ये क्वेश्चन बन जाएंगे। और फिर इसी तरह इसके लोडिंग हम लोगों ने देखना है, ए वी सी आर और जो जो टेस्ट अभी मेजरमेंट मॉडल के हम लगा रहे हैं, ठीक, फिर हम ये चेक करेंगे। लेकिन ये भी उस वक्त आप कर सकते हो अगर, एक तो अगर ब्रांड लॉयल्टी इकोनॉमिकल सी एस आर, लेट सपोज ये कहता है कि स्ट्रॉन्गली वो है कोरिलेट, मैं इसको सेकेंड ऑर्डर बना ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक अलग अलग चीज़ है। ठीक है, अगर बिल्कुल सेम कोई वेरिएबल होता है उसके डायमेंशन आप बना सकते हो। बाकी इसको इसी तरह, ये जो शेडेड है ये वही बस एक जो है फॉर्मेट इसका बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो इस वजह से उसी स्टैंडर्ड को देखते हुए हम इस तरह इसको रिपोर्ट करते हैं। मोस्टली पेपर आप देखोगे ये इस तरह रिपोर्ट होती है। ठीक, बाकी ये इसी की डिटेल है। अभी यहाँ पे क्या हो गया समरी, मतलब ओवरऑल हम लोगों ने मेजरमेंट मॉडल के जो 4 स्टेप थे वो हम लोगों ने चेक कर लिए। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो
यहाँ से फिर नेक्स्ट सेशन हम वो अगर किसी क्वेश्चन वो पूछ ले, यहाँ से नेक्स्ट सेशन का ये है, फिर हम वहाँ पे फॉर्मेटिव तरफ जाएंगे। ठीक, जो स्केल मैंने जिक्र किया था कि दो तरह के होते हैं। रिफ्लेक्टिव अगर आपका होगा तो आप ये स्टेप परफॉर्म करोगे। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? ओके। ये स्मार्ट पैलेस मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी मुझसे मैं कहता हूँ इसका नाम ही स्मार्ट है, तो इसमें एक दफ़ा आप रन करते हो, बाकी बहुत सी चीज़ें आपको फर्स्ट ही रन में मिल जाते हैं। टोटल आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो दो चीज़ों पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे दो जगह क्लिक करने से आपकी कंप्लीट जो बेसिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह है वो हो जाती है। ठीक, अगर आपका फॉर्मेटिव मॉडल होगा उसमें फिर जो मेजरमेंट मॉडल में जो स्टेप हम लोगों ने किए थे ये कुछ से मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, जिस तरह वहाँ कल हम लोगों ने वो जिक्र किया था कि रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव के रिफ्लेक्टिव में हम लोगों ने ये कहा था कि ये दो एक ही चीज़ को बार बार मेजर कर रहे हैं, बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन और उसके क्वेश्चन के दरम्यान क्या होगा, कोरिलेशन ज़्यादा होगी अपने ही वेरिएबल के क्वेश्चन में, क्योंकि वो एक चीज़ बार बार आप पूछ रहे हो। ठीक है, अलग अलग वर्डिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक चीज़ नहीं पूछ रहे, आप अलग अलग चीज़ पूछ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ जो है हम लोगों ने कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग देखना था, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आपके जो डायमेंशन है वो आपस में कोरिलेट ना कर रहा हो, स्ट्रॉन्ग ना हो। जिस तरह अभी अगर मैं वर्कशॉप के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है अम, जो क्या कहते हैं रिसोर्स पर्सन है उसकी नॉलेज की बात होगी। ओके, फैसिलिटीज़ की बात होगी और इसी तरह सपोर्टिंग मटेरियल की बात होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप क्लब नहीं कर सकते एक दूसरे से, ये सारे एक एक अलग अलग डायमेंशन है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा तीनों चीज़ें अगर एक चीज़ पे एग्री करता है तो फिर बाकी दो चीज़ों पे भी उसको एग्री होना चाहिए। वो जो है हो सकता है सपोर्टिंग मटेरियल से खुश हो लेकिन जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है उससे खुश ना हो। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मेटिव के लिए वही ये अभी मेजरमेंट मॉडल चल रहा है। ठीक है, अभी ये उसी पेपर में इसने जो है फिर इसका जिक्र किया, इसमें भी इसी तरह हम फर्स्ट जो है रिडंडेंसी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फिर कोलिनियरिटी देखते हैं, फिर इंडिकेटर वेट देखते हैं और फिर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट देखते हैं। ये इसके बेसिक 3 स्टेप जो है बुक से मैंने लिए थे और ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ये दो। ये जितनी भी थ्योरी भी ये जो है मैं आगे जब ये स्टेप परफॉर्म करूँगा तो वो ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपने आपका फॉर्मेटिव मॉडल है तो रिकमेंड मैं तो खुद यही करता हूँ, मैं ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि ये आप इस तरह एक टेबल बनाओगे, क्योंकि फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव मॉडल में आप क्या करते हो, आप जिस तरह भी हम लोगों ने देखा कि यार एक एथिकल सीएसआर है वो लो आ रहा था ना, हमने बस देखा कि वीडियो कम है हमने डिलीट कर दिया। वहाँ तो आप डिलीट कर सकते हो क्वेश्चन, मतलब इजीली आप देखते हो कि यार ये कम आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ आप बार बार पूछ रहे हो। अभी एक चीज़ आपने 8 क्वेश्चन से पूछा है, अगर 2 क्वेश्चन सही नहीं आ रहे तो आप इसके बारे में सोचोगे भी नहीं कि क्यों सही आ रहा है या क्यों सही नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट इसको क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। वहाँ तो रिफ्लेक्टिव मॉडल में आप डिलीट, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 6 अल्टरनेटिव और पड़े होंगे, लेकिन यहाँ पे डिलीट करने के लिए ये मतलब आप कहो कि ना होने के बराबर, ये आपको सजेस्ट करता है कि बिल, क्योंकि एक कंटेंट
वैलिडिटी जो है उसका मुतासिर होते हैं। जिस तरह अभी ये CSR के मैंने क्वेश्चन पूछे, ठीक है, लेट्स सपोज CSR के 4 डायमेंशन के क्वेश्चन मैंने पूछे और मैं इनमें से एक डायमेंशन डिलीट करना चाहूँ, तो अभी इस पे इतना वर्क हुआ है, इतना कि उसने डायमेंशन आइडेंटिफाई किए और 1956 से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं को नहीं अभी क्योंकि CSR इकोनॉमिकल CSR जो है मेरे स्टडी में जो है सही नहीं आ रहा, तो इसको मैं डिलीट करूँगा, इसका कोई वर्थ नहीं है। मतलब एक ये सिर्फ फॉर्मेटिव मॉडल भी उस टाइम आप कोई चीज़ डिलीट कर सकते हो या रीशेप कर सकते हो जब कोई नया कॉन्सेप्ट हो या कोई ऐसा चीज़ हो कि आपने खुद डेवलप किया हो, आपने खुद उसको एक डायमेंशन में जो है क्लब किया हो, देन यू कैन। अदरवाइज यहाँ भी आप देखोगे क्योंकि यहाँ पे इतने ये जो 5-6 क्राइटेरिया है उसके बेस पे वो कहता है कि ये देखो, अगर ये सही नहीं आ रहा ये देखो, ये सही नहीं, ये नहीं कहता कि इसको डिलीट करो, ये कहता है इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो। जब लास्ट तक आप पहुंच जाते हो फिर भी वो ये नहीं कहता कि आप डिलीट कर दो, फिर भी वो कहता है कि आप थ्योरेटिकल कोई वो देख लो, वहाँ से कोई सपोर्ट ले लो, कोई चीज़ अगर फिर भी आप श्योर हो कि या आई एम 100% श्योर, देन यू कैन डिलीट। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिलीट करना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जिस तरह भी मैंने वर्कशॉप की एग्जांपल दे दी ना, आप ये नहीं कह सकते यार कि वर्कशॉप में ये 3 चीज़ें तो ठीक है तो चौथा चीज़ नहीं होगा, ठीक है। लेट सपोज मैंने 4 डायमेंशन लिए, एक मैंने रिसोर्स पर्सन की नॉलेज लिया है और एक जो है मैंने वर्कशॉप की जो फैसिलिटीज़ ली है और एक में जो है मैंने सपोर्टिंग मटेरियल लिया है और एक कोई और चीज़ आप वो कंसीडर कर दें, ठीक। तो इनमें से मैं ये नहीं कह सकता कि यार वर्कशॉप में से आप सपोर्टिंग मटेरियल को निकाल दो या सॉफ्टवेयर की जो अवेलेबिलिटी है उसको निकाल दो, ठीक है। बाकी सबसे पहले ये जो कमेंट, अगर आपका फॉर्मेटिव मॉडल होता है, ठीक है, आजकल आपने पेपर में भी देखा होगा जो नए फॉर्मेटिव मॉडल पे आते हैं वो इस तरह होते हैं, ठीक। आप जो भी चीज़ मेजर कर रहे हो उसमें आप क्या करते हो, एक ग्लोबल एटम इसको कहते हैं, हम एक ग्लोबल एटम लेते हैं। अभी ये कुछ जिस तरह ये प्रेप मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो इसके साथ एक ग्लोबल एटम क्या होता है कि लेट सपोज अभी ये देखो ये क्वालिटी मेजर कर रहा है और ये परफॉर्मेंस में इसको कंसीडर करता है, अभी जो भी है, ठीक है, ये परफॉर्मेंस मेजर कर रहा है। एक तो इसने 5-6 अलग अलग क्वेश्चन पूछे होंगे, यहाँ भी कोई क्वेश्चन पूछे होंगे अलग अलग, ठीक। जिस तरह वहाँ पे हम करते थे क्या कहते हैं रिफ्लेक्टिव में, ठीक है, हो सकता है इसने अलग अलग चीज़ पूछे, लेकिन एक ग्लोबल एटम इसको कहते हैं कि आपने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा हो कि वो ओवरऑल आपकी इन सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करे। इसकी एग्जांपल इस तरह, जिस तरह अगर आपने परफॉर्मेंस के बारे में पूछना है किसी फॉर्म की, ठीक है, आप ये क्वेश्चन पूछोगे और साथ एक ग्लोबल एटम आप ये पूछेंगे कि ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक। इसी तरह अगर आप सेटिस्फेक्शन का पूछ रहे हो, ठीक है, आप सेटिस्फेक्शन के अलग पूछ लोगे, लेकिन एक ग्लोबल एटम से मुराद एक जो भी आप कॉन्सेप्ट आप मेजर कर रहे हैं, ब्रांड लॉयल्टी होगा या CSR होगा, मतलब आप एक क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें सम अप करके एक ही क्वेश्चन पूछोगे। अगर आपका फॉर्मेटिव स्केल है तो आप इस तरह करोगे, क्योंकि जब हम फर्स्ट वो करते हैं एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले हम ग्लोबल एटम देखते हैं, ठीक है, और ग्लोबल एटम उसी से वेरिएबल से देखते हैं जिसका आपने बाकी अभी जिस तरह ये 6 क्वेश्चन इसी के बारे में पूछे, तो इसको डिपेंडेंट करके और एक को जो इंडिपेंडेंट और इसका आर स्क्वायर देखेंगे कि ये जो 7 चीज़ें या 5 चीज़ें आपने पूछे ओवरऑल ये 70% जो है आर स्क्वायर प्रेजेंट कर रहा है या नहीं, मतलब वही चीज़ एक्सप्लोर कर रहा है या नहीं। सबसे पहले जब हम मॉडल में जाएंगे, जिस तरह वहाँ पे मैं हम लोगों ने जिक्र किया था कि ये एरो जो है मॉडल से जो है उस तरफ जा रहे होंगे, मॉडल से जो है क्वेश्चन की तरफ जा रहे होंगे तो वो रिफ्लेक्टिव होगा। अगर हम इसको चेंज करके इस तरह ले आएंगे क्वेश्चन से मॉडल की, मीन्स दिस क्वेश्चन या दिस डायमेंशन फॉर्मुलेट दिस इकोनॉमिकल CSR या जो भी होगा, ठीक।
वैसे तो ये सच एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए वही मॉडल जो है उसको मैंने जो है फॉर्मेटिव बना दिया, ठीक। अभी ये बिल्कुल वही मॉडल है कि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए और समझ आ जाए। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो रिडंडेंसी एनालिसिस, वही जो मैंने कहा था ग्लोबल एटम जो है, आप इस तरह इसको मेजर करोगे, ठीक है। इसका आर स्क्वायर 0.7 या 0.8 0.9 तक, ठीक है। और पॉइंट मतलब डिफरेंट वो क्राइटेरिया है, एटलीस्ट 0.6 और ये जो है होना चाहिए। ये इस तरह आप क्या करोगे, आपने बेसिक में अगर आप लोगों को एक अभी लेट सपोज ये, वैसे तो मैं क्योंकि ये मॉडल फॉर्मेटिव नहीं है तो इसमें मैंने वो ग्लोबल एटम यूज़ नहीं किया। वैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि ये इकोनॉमिकल सीएसआर मैंने अलग अलग चीज़ पूछे, लास्ट में मैंने उससे कोई क्वेश्चन में यहाँ से उठा लेता हूँ। लेट सपोज जो भी क्वेश्चन मैं कहता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि उससे क्या आप ये बताओ, इसको ग्लोबल एटम में वो कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो या इस तरह, और फिर इसके बाद मैं इसका रिलेशनशिप इसके साथ देखूंगा, ठीक है। अभी ये आर स्क्वेयर बहुत कम आ रहा है क्योंकि ये तो ये एक जनरल है। ये जो आर स्क्वेयर है ये कितना आना चाहिए, 0.7 या 0.64। अभी ये बिल्कुल 0.08 आ रहा है, ये मतलब बहुत कम है। अगर इस तरह होता तो हम ग्लोबल एटम पर स्टेप पे हम वो कर जाते, ठीक। में कोई और अगर है सिस्टम, अभी ये देखो वो जो इसी का एक, क्योंकि इकोनॉमिकल सीएसआर के 5 क्वेश्चन मैंने पूछे थे ना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसका इकोनॉमिकल सीएसआर 5 जो है इसको एज अ ग्लोबल एटम लिया, ठीक है। कि मैंने 4 क्वेश्चन ये पूछे थे, लास्ट में मैंने ये पूछा कि ओवरऑल आप जो भी मेरी स्टडी होगी कि ओवरऑल आपकी कंपनी की, या मैं अगर किसी आम बंदे से पूछ रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार ओवरऑल आप इकोनॉमिकल सीएसआर जो ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है आप सेटिस्फाई हो या नहीं, या आप कितने मुतमिन हो, ठीक। तो अभी ये देखो आर स्क्वेयर इसका आ रहा है 0.64, क्योंकि जो वहाँ लास्ट एक थ्रेशोल्ड था 0.64, ठीक है। तो इसी तरह हम इसका चेक करेंगे और इसी तरह बाकी जितने भी हम लोगों के एटम में जो वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ भी हमारे साथ जो टोटल वो आ रहा है वो 4 है, ये जो है। इसी तरह हम पहले इकोनॉमिकल का देखेंगे, फिर एथिकल का, फिर लीगल का, और इसी तरह फिर ब्रांड लॉयल्टी का। ये जो इस तरह है, ठीक है। वन बाय वन हम चेक करते जाएंगे और आर स्क्वायर नोट करते जाएंगे। अगर ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है देन वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम लोगों ने जो हम लोगों ने टेबल बनाया था, ठीक है। अभी उस टेबल में हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हम एक जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ एक चीज़ के बेस पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये कट ऑफ कम हो रहा है तो हम इसको डिलीट कर दें, ठीक। बस उसी तरह पीएलएस एल्गोरिदम जो है, क्योंकि यहाँ हमें वही कुछ चीज़ें लोडिंग वे, वेट वो मैं दिखाता हूँ ये हम चाहिए, ठीक है। आउटर वेट जो हम लोगों ने टेबल बनाया था ये आ गया, ठीक है। आउटर रेट वेट को मैं कॉपी करूँगा और इसके बाद वी आई एफ दे कॉपी करूँगा, वो जो कि वो इधर ही वी आई एफ वैल्यू लेफ्ट में जब आप जाओगे इधर ही आपको वी आई एफ कोलिनरिटी स्टेटिस्टिक वी आई एफ ये मिलेगा। ये अभी यार क्वेश्चन का वो वी आई एफ इसने दिए हैं,
थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, VIF मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम कोई एक डिसीजन नहीं ले रहे, हम सिर्फ डेटा गैदर कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे, इसी का जो है ये जो क्या कहते हैं वेट हम लोगों ने लिया है, इसी वेट का जो हम सिग्निफिकेंट देखेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। सिग्निफिकेंट जब भी हम चेक करेंगे, इससे ये जो बूट स्टेपिंग है, नेक्स्ट जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे बी सी में कर देंगे, और अगर किसी आपने लोडिंग का या वेट का जो है या आर स्क्वेयर का या एफ स्क्वेयर का जो है आपने जहाँ आपको टी और पी वैल्यू चाहिए होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, बूट स्टेपिंग रन करेंगे, ठीक है। ये आगे हम फिर वहाँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मैं फर्दर डिटेल इसमें डिस्कस करूँ, ठीक है। उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने मेजरमेंट मॉडल के लिए रन किया था, तो इसी तरह यहाँ पे जो भी स्मार्ट पीएलएस का जो भी चीज़ आप रन करोगे, ये इस तरह लेफ्ट में आपको बहुत सी चीज़ें एक साथ दे देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो खैर वहाँ हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। यहाँ जो है आउटर वेट मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका टी वैल्यू और पी वैल्यू कॉपी कर दूंगा, ठीक है। ये जो सिग्निफिकेंट वैल्यू जो हम कहते हैं, ठीक है, इसमें से मुझे टी वैल्यू और पी वैल्यू चाहिए, ये मैंने कंसीडर कर दिया, ठीक है। अभी ये जो चार चीज़ें मैंने गैदर कर ली है, अभी इसके बेस पे मैं फर्स्ट वो कर रहा हूँ स्क्रीनिंग। अभी मैंने फर्स्ट स्क्रीनिंग करनी है कि मेरा डेटा कैसा है, ठीक है। पी वैल्यू इसका जो है जिसका सिग्निफिकेंट है वो तो ओके है, ठीक है। सॉरी, जिसका पी जिसका पी वैल्यू ओके होगा वो तो ठीक है, वो फिलफिल हो गया, ठीक है। इट्स जिस तरह वहाँ पे हम लोगों ने लोडिंग देखा था और हम लोगों ने कहा कि ये वेरिएबल ओके है, ठीक है। अभी जिस तरह यहाँ पे इन लोगों की पी वैल्यू 0.05 से लेस है, ठीक है, और टी वैल्यू 1.96 से ग्रेटर है, और VIF जो है ये 3 या 5 से लेस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये कि 3 से लेस होना चाहिए, अगर फिर भी 3 नहीं है तो ये 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक। अभी इसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए, जो येलो वाले सेलेक्ट किए, इसका मतलब कि ये जो ओवरऑल आइडेंटिफाई क्राइटेरिया वो फिलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह करते कि ये सारे क्वेश्चन अभी कोई भी येलो नहीं होता, मतलब सारे क्राइटेरिया फिलफिल हो जाते, फिर हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना नहीं पड़ता, बस यहाँ पे हम वो ये टेबल उठा करके हम कह देते कि जिस तरह वहाँ पे हम लोगों ने टेबल वो पेस्ट किया था, तो यही टेबल उसी तरह हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते और इंटरप्रिटेशन लिख देते कि मैंने वेट देखा, VIF देखा, टी वैल्यू और पी वैल्यू मैंने देखा, इसकी इंटरप्रिटेशन भी मैं दिखाऊँ, उसके बेस पे जो है मेरा जो है जो फॉर्मेटिव मॉडल है इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी ओके, देन वी गो फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। तो इस तरह जिस तरह मैंने कहा कि ये बार बार आपको डिफरेंट सजेशन देता है कि आप ठीक है यहाँ तक ओके नहीं आ रहा, एक और क्राइटेरिया है ये जो लोडिंग है, यहाँ तो मैं हम लोगों ने वेट देखा, ये गलती से मैंने वेट लिखा है, इसको आप लोडिंग। अभी हम लोडिंग की जो है ये जो लोडिंग है इसकी टी वैल्यू और पी वैल्यू लेंगे, ठीक है। इसी ये वेट यहाँ लेफ्ट से हम लोगों ने ये जो वेट लिया था और इसी के ऊपर जो ये आउटर लोडिंग है, ठीक है। दोबारा कोई रन करने की ज़रूरत नहीं, ये लोडिंग है, यहाँ से हम ये टेबल कॉपी करेंगे और इसी का ये जो टी वैल्यू और पी वैल्यू इसको कॉपी करेंगे। अभी हम एक नेक्स्ट वो कर रहे हैं कि ठीक है इसमें हम देखते हैं कि इसका पी वैल्यू ओके या नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बाकी क्वेश्चन थे वो सारे सही आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब अदर ऑल क्वेश्चन फिलफिल द क्राइटेरिया,
सिर्फ लीगल CSR 4 है जो अभी तक सपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक। अभी इसमें यही है कि ठीक है, सब कुछ हम लोगों ने कर दिया, हमें पता चल गया कि ये फुलफिल नहीं कर रहा है ये जो 5-6 क्राइटेरिया हम लोगों ने अप्लाई किए हैं, लेकिन फिर भी सजेस्टेड यही है कि आप वो करें। फिर भी आप थ्योरी से कोई सपोर्ट ले या मतलब डिलीट करना, क्योंकि कंप्लीट एक कंटेंट बना हुआ है, एक ओवरऑल उसकी डायमेंशन डिफाइन हुए हैं। आप एज अ इंडिविजुअल रिसर्चर ये नहीं, जिस तरह अभी मार्केटिंग के 4 पीस है, ठीक है, अगर उनमें से मैं एक पीस डिलीट करना चाहूँ तो मैं अगर पेपर पब्लिश करना चाहूँ इस पे, तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि मतलब जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है प्लेस प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है 4 पीस जो है, तो उस पे मैं बेशक यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कि क्योंकि मेरे स्टडी हो सकता है मेरे सैंपल साइज जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, या मेरे सैंपल साइज में ये इशू, या मेरे सैंपल जो है कम है, या मेरे सैंपल ये बेसिक कोई मतलब कोई ना कोई रीज़न ढूंढ करके आप ये कहोगे कि मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टडी में ये हुआ है, ठीक। अभी एक ये फाइनलाइज होने के बाद लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार लीगल CSR ये नया कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग इसको कहते हैं कि होना जिस तरह बाज़ औक़ात होता है, कुछ ऐसे हम लोगों के पास सब्जेक्ट या टॉपिक होते हैं जिसमें कुछ आतर कहते हैं कि 6 डायमेंशन है, कोई कहता है 8 डायमेंशन है, कोई कहता है 5 डायमेंशन। उस बेस पे फिर अगर इस तरह थ्योरी में इस तरह की चीज़ें डिस्कस हो रहे हैं, फिर आप ठीक है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप कहते हो ठीक है मैं उस अतर के साथ जा रहा हूँ जो इस डायमेंशन जो लीगल CSR 4 एक डायमेंशन इसको आप कंसीडर करें, जो ये इसको वो इसने जो इस मॉडल से निकाला है, ठीक है। एक दफ़ा ये कंफर्म हो गए उसके बाद फिर आप दोबारा एक दफ़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं डिलीट करूँगा जिस तरह वहाँ हम लोगों ने किया था रिफ्लेक्टिव एक, जब हम डिलीट करते तो क्या किया था हम लोगों ने दोबारा चेक किया, दोबारा लोडिंग वगैरह। तो अभी ये डिसाइड हो गया कि ठीक है ये क्वेश्चन मैंने डिलीट करना है, ठीक, ये मैंने डिलीट कर दिया। तो फिर बेसिक जो हम लोगों ने अभी स्टेप किए, वेट लेंगे, VIF लेंगे और टी वैल्यू और पी वीडियो लेंगे, ठीक है, लोडिंग और उसकी इस तरह टेबल बना के, और यहाँ पे लास्ट में ये जो एक मैंने लिखा है कि लो लोडिंग एटम डिलीटेड, ठीक है। अभी ये फाइनल टेबल जो है वो आपने पेपर में रिपोर्ट करना है इस तरह। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, देन वी अदरवाइज वी गो फॉर स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या होगा, मेजरमेंट मॉडल। एक दफ़ा मैंने रिलायबिलिटी वैलिडिटी, मेजरमेंट मॉडल में हम क्या करते हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करते हैं। मैंने रिलायबिलिटी वैलिडिटी को 4 स्टेप से वो ओके होगी, ठीक है। अगर आपका फॉर्मेटिव हो सकता है, बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं, कुछ पेपर है मैं आपको दिखाऊंगा वो जो मैंने शेयर किए, कुछ पेपर ऐसे होते हैं कि उसके मैं आपको यहाँ अगर ये मॉडल से समझा दूँ, अभी जिस तरह ये मॉडल है, ठीक, यहाँ पे ये तो सारे मैंने फॉर्मेटिव किए थे। लेट सपोज यहाँ पे इस तरह होता कि दो जो मेरे वेरिएबल होते पर रिफ्लेक्टिव होते और 2 फॉर्मेटिव होते, ठीक। तो मैं क्या करता, फिर मैंने दोनों रिलायबिलिटी फर्स्ट उसका चेक करना था, इन दो का रिफ्लेक्टिव स्केल पे, ये दो जो है, ठीक है, और उसके बाद ये दो जो है ये फॉर्मेटिव है। तो मुझे
ये दोनों स्टेप करने पड़ते हैं और अलग अलग रिपोर्ट करना। पहले इन दो का जो है मैं कहता कि एथिकल CSR और ब्रांड लॉयल्टी, इसका मैंने रिलायबिलिटी चेक किया, फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव मॉडल है। और उसके बाद ये जो दो है लीगल CSR और इकोनॉमिकल CSR, ये जो है फॉर्मेटिव है स्केल है, तो इस वजह से मैंने जो है फिर फॉर्मेटिव स्केल लिया। ठीक, ये सब ओके होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, मतलब जो भी हाइपोथेसाइज आपकी स्टडी में जो भी हाइपोथेसाइज चीज़ें, सॉरी हाइपोथेसाइज रिलेशनशिप होगा, आप उसको डिस्कस करोगे। ठीक है, बाकी इसके उसी तरह 5 और 6 स्टेप या 4 स्टेप अभी नया जो इसका बुक है। ठीक है, मैं यहाँ से अगर आपको दिखा, ठीक है, कोलिनरिटी देखते हैं हम लोग फर्स्ट, फिर सिग्निफिकेंट टी वैल्यू और पी वैल्यू जो है बीटा वगैरह वो देखते हैं, फिर आर स्क्वायर देखते हैं, फिर एफ स्क्वायर देखते हैं और फिर क्यू स्क्वायर देखते हैं। और क्यू स्क्वायर भी वो जो है एक लार्ज वो जो कैपिटल है और एक जो स्मॉल क्यू स्क्वायर है। लेकिन नया जो अभी इसका बुक है ये क्यू स्क्वायर जो है इसको रिप्लेस किया गया है PLS प्रेडिक्ट के साथ, जो इससे स्ट्रॉन्ग है। कल कल मेरे ख्याल से मैंने डिस्कस किया था या फिर परसों। ठीक है, ये जो रेड मैंने दिए हूँ इस पे यही है कि इसको अभी स्मार्ट PLS 3 में जो था हम क्यू स्क्वायर के लिए अलग ब्लाइंड फोल्डिंग नाम से कोई ऑप्शन आता था ना, मैं आप लोगों को यहाँ मैंने रखा हुआ है, एक दो स्लाइड पुराने रखे हुए हैं। ठीक है, वो करते थे। लेकिन अभी इनके इंस्टेंट ऑफ दिस हम PLS प्रिडिक्ट स्मार्ट PLS 4 में रन करते हैं, इसी चीज़ के लिए, मॉडल की गुडनेस और मॉडल की प्रिडिक्शन दिखाने के लिए। बाकी ये कोलिनरिटी ये VIF जो है वही जो मैंने कहा था कि ये लेस देन 3 होना चाहिए, अगर नहीं है, अगर लेस देन 5 है देन इट्स ओके, नो इशू। लेकिन अगर ग्रेटर देन 5 है देन कोलिनरिटी इशू होगा वेरिएबल के दरमियान। और इसी तरह फिर ये जो नेक्स्ट स्टेप है, ये तो जो भी टेस्ट हम फर्स्ट डे से कह रहे कि टी वैल्यू 1.96 और पी वैल्यू वो जो है 0.05 से 0.05 से लेस होनी चाहिए। अगर आपका वन टेल है, ठीक है, फिर ये जो है 1.65 और पी वैल्यू तो वही होगी। फिर आर स्क्वायर है, ठीक है, ये प्रिडिक्टिव रिलेवेंस का आपका मॉडल कितना वेल, वो जो रिग्रेशन में मैंने वो जो एक वो ग्राफ पे हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस किए थे GPA के ऊपर, ये जो था कि इस तरह यहाँ पे जो होते हैं कि यहाँ पे ये होगा कि आपका मॉडल कितना वेल रिप्रेजेंट करता है। ये जो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि कोई बंदा अब इतना सैलरी लेगा तो वो इतना सेटिस्फाई होगा या इतना मोटिवेट होगा, मतलब मेरी जो क्या कहती है प्रिडिक्शन या मेरी जो टेस्टिंग होगी वो हो सकता है 100% ना हो, लेकिन वो एटलीस्ट ऐसी पिट लाइन पे होगा कि ये इन सारे जो रिस्पोंडेंट हैं उसको कवर कर सके। और उसके बाद जो इपेक्स से यहाँ पे स्मार्ट PLS सॉरी SPSS से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। कहीं पे जो है ये ईटा स्क्वायर था, कहीं पे ओमेगा स्क्वायर, कहीं पे कोएंस D था। ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है, वही चिन 98 का मेरे खास पेपर से मोस्टली यही। ठीक है, इपेक्सिस फिर हम यहाँ देखते हैं क्यू स्क्वायर, तो मैंने कहा कि स्मार्ट PLS 4 में हम चेक नहीं करते, लेकिन फिर भी PLS प्रिडिक्ट में यही क्यू स्क्वायर भी होगा। ठीक है, अभी ये जो पेपर सॉरी जो बुक मैंने शेयर किया अभी, इसमें इसने स्टेप को कुछ इस तरह रिवाइज कर दिया। ये तो वही कोलिनरिटी है, ठीक है, सिग्निफिकेंट है। बाकी ये मॉडल एक्सप्लेनेटरी पावर जो है इसमें इसने क्या आर स्क्वायर और एफ स्क्वायर जो है वह जो हम फोर्थ ये थर्ड पे था और ये फोर्थ पे था स्टेप में। ठीक है, ये इन दोनों को कंबाइन करके थर्ड स्टेप में ले आए। बाकी वहाँ पे जो क्यू स्क्वायर मैंने कहा था फिफ्थ स्टेप पे, वहाँ क्यू स्क्वायर इसने हटा दिए हैं। यहाँ जो है प्रिडिक्टिव जो है PLS प्रिडिक्ट जो है फर्स्ट स्टेप पे जो है PLS प्रिडिक्ट है। ठीक है,
और लास्ट एक स्टेप और ऐड किया जो कि कल मैंने जिक्र किया था, ये डॉटेड लाइन में, ठीक है। ये किस लिए होता है, बाज़ स्टडी में इस तरह होता है कि आप कंपैरिजन करना चाहते हो, ठीक है। लेट्स सपोज आपने एक मॉडल लिया है, आप कहते हो इस बंदे ने ये आजकल के स्टडियों में तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा, और पीएचडी में मैं जो भी मुझसे पूछता है मैं कहता हूँ ये लाजमी किया करो। इसमें क्या होगा कि एक मॉडल आपने पहले कोई देखा जिसके बेस पे आपने अपनी स्टडी डिज़ाइन की, ठीक है। आपने एक मॉडल वहाँ से लिया, आप ठीक है, उस मॉडल को देखते हुए आपने अपने तरफ से कुछ और वेरिएबल ऐड किए। लेट सपोज आपने एक कोई मॉडल देखा जिसमें तीन वो थे, इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, एक मॉडरेटर था। आपने क्या किया, एक मेडिएटर एक मॉडरेटर और ऐड कर दिए, ठीक है। बाद में आप जब सब कुछ कर लोगे, फिर ये शो करने के लिए कि उसका मॉडल से मेरा मॉडल बेस्ट है या मेरा मॉडल वेल प्रिडिक्ट कर रहा है, फिर आपने क्या करना है, मॉडल प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। सॉरी, मॉडल कंपैरिजन करना होगा। ये फिर आगे मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह होता है, ठीक। तो मॉडल कंपैरिजन आप करते हो कि जिस तरह ओल्ड मॉडल वो बाकायदा एआईसी इसका एक जो है टेस्ट होता है, ठीक है, वो आपको अपना वैल्यू दे देता है। तो उसके बेस पे आप कहते हो कि ये मॉडल वेल रिप्रेजेंट हो रहा है और चीज़ें, तो इस हिसाब से जब आपने, और हो सकता है बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ठीक है आपने किसी और का मॉडल नहीं, अपने मॉडल में भी आप जो है चीज़ें कम, अपने मॉडल का जो है वो भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। लेट सपोज आप एक अपने मॉडल में जो है कई मेडिएशन एक ऐड कर देते हो या कई कम कर देते हो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। ये इस तरह जो मॉडल कंपैरिजन है, ठीक। अभी ये बंदा जो कर रहा है ये किसी और के स्टडी के साथ नहीं कर रहा, ये अपने स्टडी को जो है अलग अलग तरीके से, यहाँ पे जो है मॉडल 1 पे ये इस तरह मॉडल इसने बनाए, ठीक है। यहाँ पे ये जो है 1 2 3 4, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप इसके साथ नहीं देख रहा है, ये मेरे खास कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये डायरेक्ट ये जो है यहाँ पे ये चेक नहीं कर रहा, लेकिन मॉडल 3 में इसने क्या किया, इसको जो है डायरेक्ट भी चेक किए, ठीक है। और इसी तरह ये कस्टमर रियलिटी या जो भी इसका वेरिएबल है, ठीक है, सेकेंड मॉडल और फर्स्ट मॉडल में जो है यहाँ पे ये सिर्फ इन तीन के साथ टेस्ट कर रहा है, लेकिन तीसरे मॉडल में ये जो है इसने जो है क्वालिटी है एक मेरे ख्याल से और एक अट्रैक्टिवनेस जो है, नहीं चारों को इसने जो है यहाँ भी इसने जो तीसरे मॉडल में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इन सब मॉडल को अलग अलग वो करेगा, ठीक है। फिर उसके बेस पे वो कहेगा कि बेस्ट मॉडल कौन सा है, ठीक है। ये आप अपने मतलब हो सकता है किसी और का मॉडल ना लो, अपने मॉडल में आप इस तरह कर सकते हो अलग अलग पाथ वो करके, ठीक। और बाकायदा मोस्टली तो अगर आपने पीएचडी में अपना वो डिफेंस के लिए कोई गैप वो करना होता है या अपने मॉडल को डिपेंड करना होता है, तो ये चीज़ आपको शायद मेरे उसमें नॉलेज में ये आपका हेल्प करेगा, ठीक। बाकी इसके कुछ पेपर है, और ये जो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, कोलिनरिटी, ठीक। कोलिनरिटी बिल्कुल वहाँ मिलेगी जहाँ पे जिस तरह ये देखो पीएलएस एल्गोरिदम, अगर आपने एक दफ़ा रन किया होगा वहाँ पे तो फिर दोबारा आपको रन करने की ज़रूरत नहीं। इधर ये जो लास्ट स्टेप हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव मॉडल में हम यहाँ तक पहुँचे थे, ये जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के नीचे एक चीज़ है कोलिनरिटी स्टैटिस्टिक वीआईएफ, ठीक है। आप ये देखोगे अगर आपका रिफ्लेक्टिव स्केल है, कुछ लोग गलती करते हैं वो रिफ्लेक्टिव स्केल में भी वीआईएफ डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी इसमें दो दो तरह के वीआईएफ हैं, एक होता है आउटर मॉडल, एक होता है इनर मॉडल। इसको वही जो हम कह रहे थे आउटर मॉडल, अगर आप लोगों को याद है मेजरमेंट मॉडल और स्ट्रक्चर मॉडल में हम लोगों ने कहा था कि इसको हम आउटर मॉडल और इनर मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनर मॉडल का चेक करेंगे। आउटर मॉडल में वो जो अभी जो हम लोगों ने फॉर्मेटिव में चेक किया था, हम लोगों ने आउटर मॉडल चेक किया था, लेकिन यहाँ पे जो हम वेरिएबल के दरमियान देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर मॉडल में होंगे, ठीक है। यहाँ ये जो है ये तीन वैल्यू,
क्योंकि ये स्मार्ट पीएलए स्टार्टिंग में जब आए, ये जो ज़ीरो वीडियोज़ होता है उसको भी लिखा होता था। मैं आपको स्मार्ट पीएलए कहाँ गया, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो है आउटर मॉडल का होगा और ये इनर मॉडल का, ठीक है। तो ये इस तरह शो होगा, क्योंकि वहाँ पे 0 0 भी दिखा, तो ये हम लोगों ने देखना होगा। इन तीनों के दरमियान जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उनके दरमियान आप क्या देखते हो, कोलिनियरिटी। या भी ग्रीन शो हो रहे 0.3 से जो है लेस है। फर्स्ट स्टेप अभी जो हम लोगों के स्ट्रक्चर मॉडल के वो इस तरह आप कंप्लीट कर दोगे। इसी को कॉपी कर, अगर आपने थीसिस में आप लोगों को लास्ट में एक थीसिस दिखाता हूँ कि आप किस तरह हम रिपोर्ट करते हैं, ठीक। सेकेंड स्टेप हम देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो मेन होती है, ठीक है। सिग्निफिकेंट वैल्यू, पी वैल्यू, बीटा हम देखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बीटा वगैरह के तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बाकी ये पी वैल्यू भी हम डिस्कस कर सकते, 1 टेल, 2 टेल और 1% जो मेडिकल के लिए मैंने कहा है, और बाकी जनरली जो हम लोग मैनेजमेंट में करते हैं, और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर भी अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ सकते हैं। बाकी जब हम बूट स्ट्रैपिंग करते हैं, बूट स्ट्रैपिंग हम करते हैं सिग्निफिकेंट जो अभी हम लोगों ने किया था वहाँ पे परमेटिव में, ठीक है। तो इसको हम 5000 रिकमेंडेड है। स्मार्ट PLS 3 में तो ये बहुत टाइम लेता था, हम 500 रखते थे इनिशियली। जब एक दफ़ा चीज़ें कंप्लीट हो जाती फिर लास्ट मॉडल अगर हम मैंने रन करना होता था फिर मैं 5000 कर देता। लेकिन स्मार्ट PLS 4 में वो इतना जल्दी कर देता है कि आपने जब भी रखना है 5000 क्या होता है, लेट सपोज आपका 300 सैंपल सेज है, तो ये इसी 300 में से डिफरेंट कम्बिनेशन को लेते हुए 5000 अलग अलग सैंपल बना देते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, मतलब आपके मॉडल को जनरलाइजेबिलिटी के लिए, ठीक। बाकी इसमें ये जो सेकंड स्टेप है, मैंने क्योंकि यहाँ यहाँ तक अभी जो हम लोगों ने एनालिसिस किए थे वो ऊपर वाले, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, बूट स्ट्रैपिंग कर रहे हैं। बूट स्ट्रैपिंग में वो हमें सिग्निफिकेंट देगा, और बाकी आर स्क्वेयर वगैरह फिर वापस हमें सिर्फ एल्गोरिदम की तरफ वापस एक दफ़ा जाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सैंपल है 5000 सब सैंपल जो है, अगर आपका जो है डुअल प्रोसेसर है, ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपका काम जो है और फास्ट कर देगा, ठीक है। बाकी ये 2 टाइल है या 1 टाइल है, और सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है। पिक सीड में ये होता है कि आप बाज़ औक़ात आप जब बार बार रन करते हो, क्योंकि ये आपके सैंपल में से बार बार एक 5000 एक नया, ठीक है, डिफरेंट कम्बिनेशन लेके सैंपल बनाता है, तो आपकी टी वैल्यू और पी वैल्यू थोड़ा बहुत वेरी करती है, ठीक है, जब आप बार बार रन करते हो एकदम। लेकिन अगर आप पिक सीट सेलेक्ट करोगे, क्योंकि स्मार्ट PLS 4 में अभी ये जब आप बार बार रन भी करोगे फिर भी आपका मॉडल जो है, आपका टी जो बीटा वगैरह होगा वो सेम आएगा। बाकी जो भी चीज़ें बस इसमें यही है, डिफ़ॉल्ट ही जाना होता है हमें। स्टार्ट कैलकुलेशन पे क्लिक करके ये इस तरह मैं अगर आपको एक दफ़ा यहाँ रन करके दिखाऊँ, कैलकुलेट बूटस्ट्रैपिंग, डिफ़ॉल्ट चीज़ें रख करके स्टार्ट कैलकुलेशन, अभी ये कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा। अभी ये देखो सब सैंपल बन रहा है, 5000 तक ये पहुँचेगा। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में बहुत चीज़ें खुले हैं, तो अगर मैं खुद करता हूँ इतना टाइम नहीं लेता अभी, क्योंकि
रिकॉर्डिंग के एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये मीटिंग चल रही है, स्पेसेस और स्मार्ट पीएलएस ओपन है, एक्सेल वगैरह, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लेगा, अदरवाइज़ ये इतना टाइम नहीं लेता। ठीक है, जब ये रन हो जाता है तो इस तरह आपको कोड दे देता है। बिल्कुल लोड की वजह से इसने कंप्यूटर स्लो कर दिया। क्या हो गया इसको?